हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल। ठीक है। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, अच्छे हो, मस्त हो, बिंदास, झक्कास। ठीक है। देखो, चैप्टर 9 मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था तुमको 6, और जिसमें हमने परावर्तन की घटना जो होती थी लाइट की वो कंप्लीट कर ली थी। न्यूमेरिकल थे, उसके प्रतिबिंब थे, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारे अगले चैप्टर पे, मतलब चैप्टर तो वही है, सॉरी, टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है ना। वो रिफ्लेक्शन था, अब आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता था ना वापस। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें तो ये आती थी, टकराई और वापस इधर ही चली जाती थी जिधर से आई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और वहां पर मिरर काम में आता था, दर्पण, लेकिन यहाँ पर लेंस काम में लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, किसमें? अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन की बात करता हूं। हमारी डेली लाइफ में अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है ना। तो वो सारी घटनाओं के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता देते हैं तुमको थोड़ा सा, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है बेटा। देखो, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, उसकी परिभाषा यदि बात करें हम परावर्तन की, तो उसमें क्या परिभाषा थी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, तो उस घटना को हम बोलते थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट में क्या होता है? ये रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा? तो रिफ्रैक्शन लाइट में पहली बात तो एक मीडियम नहीं होता है, अलग अलग मीडियम होते हैं। ठीक है ना। मीडियम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। ठीक है। सघन माध्यम का मतलब होता है गहरा माध्यम, आम भाषा में बात करें तो। विरल का मतलब होता है हल्का माध्यम। गहरे से मतलब समझ रहे हो? गहरे से मतलब होता है कि जिस माध्यम में कण आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो, उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। और विरल माध्यम कौन सा होगा? जिसमें जो कण है वो थोड़े दूर दूर हो। लाइक एग्जाम्पल के लिए कांच की बात करूं मैं, कांच और हवा की बात करूं, तो कांच तुमने देखा होगा कि कांच के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब होते हैं, जबकि हवा जो है, तुम जानते हो, हवा का तो कण दूर दूर होते हैं। तो देखो, जो सघन माध्यम है उसमें लाइट को मुड़ने के लिए जगह नहीं होती है, इधर उधर मुड़ नहीं सकती, जहां उसको जगह मिलती है उसी जगह से होके वो गुजरती है। जबकि विरल माध्यम में हल्के होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, इसलिए लाइट को इधर उधर मूव करने के लिए काफी जगह मिलती है। तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण है वो इधर उधर क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। जबकि सघन माध्यम में मूव करने के लिए उसको जगह नहीं होती, इसलिए वो एक ही दिशा में गति करती रहती है। समझ में आई? तो सघन और विरल का मतलब समझ गए ना। अब जैसे मैं दो चीज के बारे में कंपेयर करूंगा, पानी बोल दिया और हवा बोल दी, तो इन दोनों में कौन होगा सघन? सघन पानी होगा, हवा विरल होगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कांच और पानी की बात करूं, तो कांच सघन होगा, पानी विरल होगा। ठीक है बेटा। ठीक है। तो ये दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। प्रकाश की एक किरण से एक माध्यम से आएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। हमारी आंख के अंदर भी यही होता है। जैसे बाहर देखो, बाहर हवा होती है, हवा से हमारे पास प्रकाश किरण आती है और हमारे आंख के अंदर प्रवेश करते, तो आंख के अंदर अलग मीडियम हो जाता है हमारा। ठीक है ना। तो ऐसे ही सघन माध्यम और विरल माध्यम भी होते हैं। तो परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा से पहले बता देता हूं, सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है ना। मतलब गहरे से हल्के माध्यम में जब जाती है तो हल्के माध्यम में उसको इधर उधर मूव करने के लिए जगह मिल जाती है। तो याद रखना है अभिलंब जो बताया था मैंने तुमको, अभिलंब बताया था ना, दोनों किरणों को पृथक करने वाला जो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, दोनों किरणों को पृथक करने वाला। बीच में एक बताया था ना मैंने, ऐसे बनाया था, इसके बीच में ऐसे बनाया था, ये बताया था ना अभिलंब। तो ये अभिलंब जो है ये इसके, अब जो किरण है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। और दूसरी यदि केस की बात करूं, विरल से सघन में जाएगी तो इसमें क्या आएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी, निकट आ जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, क्या होता है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझे। यहां माध्यम नहीं लिखेंगे, कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में, कोई से भी कोई से भी जा सकती है। दो केस बताए थे, सघन से विरल में भी जा सकती है, विरल से सघन में भी जा सकती है, ठीक है बेटा। इसलिए क्या लिखेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, प्रवेश करती है। तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने पथ से क्या हो जाती है बेटा, विचलित हो जाती है। वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई बेटा बात। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात, मतलब जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके पश्चात वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जिस पथ से वो आई है उस पथ से वो हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, ठीक है बेटा। आया समझ में। अब देखो, मैं अभी परावर्तन की भी परिभाषा लिख रहा हूं यहाँ पर, तो दोनों में तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है दोनों की परिभाषाओं में। तो देखो, परावर्तन की परिभाषा क्या होगी, परावर्तन की परिभाषा होगी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर पृथककारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। समझ में आई। दोनों डिफरेंस समझो। इसमें तो प्रकाश किरण एक माध्यम से आएगी और आकर उसी से टकराकर वापस चली जाएगी, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अपवर्तन में क्या होगा, एक माध्यम से आएगी तो जरूर, लेकिन दूसरे माध्यम में जैसे ही वो प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद जो उसका ओरिजिनल वे है, ओरिजिनल उसका पथ जो है, ओरिजिनल उस पाथ से क्या हो जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। उस घटना को बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सारे केसेज हैं ऐसे हमारी उसमें डेली लाइफ में तुम देखा होगा, जैसे गिलास वगैरह, बाल्टी वगैरह, हम कोई सिक्का वगैरह हम पटक देते हैं, तुमको देखा होगा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा नहीं लगता जमीन उसमें पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो दिखा देता है, उसका रीजन जो होता है वो अपवर्तन ही होता है,
ठीक है ना। हमको अपवर्तन की घटना में जो हमारी डेली लाइफ में जो इधर उधर की वस्तुएं दिखती हैं वो हमको आभासी दिखती है, उनका जो प्रतिबिंब दिखता है वो आभासी दिखता है हमको, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। ठीक है, तो देखो इसको मैं किरण चित्र के द्वारा समझा देता हूं कैसे बनेगा, तो ये परिभाषा समझ में आई गई तुमको। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूरे बोर्ड पे बना देता हूं चित्र, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारी कोई कांच की सिल्ली है, किसकी है बेटा, ये कांच है, ठीक है। और ये हवा है ऊपर और नीचे भी क्या है, हवा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मीडियम फर्स्ट और कांच हो गया मीडियम सेकंड, दो मीडियम हो गए ना। तो यहां से कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है। अब देखो एक माध्यम से तो आ गई, हवा माध्यम से आ गई, किस में गई, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब एक माध्यम से तो आ गई, अब दूसरे माध्यम मतलब कांच में प्रवेश कर रही है। तो कांच कैसा माध्यम बेटा, सघन है, और हवा कैसा है, विरल है। तो मतलब कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, और विरल से जब सघन में जाती है तो ये अभिलंब रहा, इसके क्या होगी, पास हो जाती है ना। तो इस अभिलंब की ये क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ये पास में आ गई, ठीक है। अब देखो हो गई ना विचलित, किस दिशा में जा रही थी और किस दिशा में चली गई, हो गई ना पथ से विचलित। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब ये एक और अभिलंब हो गया यहाँ पर हम, ठीक है। अब यहां से ये मीडियम कौन सा हो गया, कांच, यहां से अब नीचे आएगी हवा में, मतलब सघन से विरल में आ रही है। अब यहाँ तो विरल से सघन में गई थी, यहाँ पर सघन से विरल में आ रही है, मतलब अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो ये दूर हट गई यहां से, ठीक है। तो देखो इस पूरे किरण चित्र में प्रकाश किरण विचलित हुई अपने ओरिजिनल पथ से। अब देखा जाए तो इसका ओरिजिनल पथ देखो मैं बना देता हूं, इसका जो ओरिजिनल पथ है वो ये होगा, नहीं होगा, अगर देखा जाए तो रियल में। तो ये देखो अपने जो पथ है उससे ओरिजिनल पथ से कितनी डिस्टर्ब हो गई ना। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण। ये कौन सी है, परावर्तित किरण। और ये कौन सी है, ये भी परावर्तित किरण है, मतलब ये आपतित है इसके लिए और ये परावर्तित है इसके लिए, ठीक है। एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। आपतन कौन है ना, इसको लिख देता हूं मैं पी क्यू आर एस टी। ये हो गई हमारी प्रकाश की किरणें। तो ये घटना है प्रकाश के अपवर्तन की, ठीक है। अब देखो इसके भी दो नियम होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ऐसे ही। तो मैं लिख देता हूं अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम वही होता है जो अब परावर्तन का होता था। उसमें पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। यहां पर भी क्या लिखेंगे हम, आपतित किरण। अब यहाँ अपवर्तन की बात करें तो ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण होगी। कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर ही हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। तो क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आई। दूसरी, उसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता था। इसमें क्या होता है, आपतन कोण की जा का मतलब क्या है, जा हिंदी वर्ड है किसका, टिग्नोमेट्री पढ़ी है ना मैथ में, टिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन कोट सेक होता है ना, उनको तीन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा होते हैं मेन। उनको हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, साइन को बोला जाता है ज्या, कोस को बोला जाता है कोज्या
और tan को बोला जाता है कोसाइन, कुछ ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना, उसका ध्यान नहीं है। तो ज्या का मतलब हो गया साइन। साइन किसका? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आई, मतलब साइन आई वह आपतन कोण की जा वह अपवर्तन कोण की जा, मतलब अपवर्तन कोण कौन सा है? आर। इनकी जा का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है। मतलब मैं इसको कुल मिला के ये लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर, जा ऑफ आपतन कोण, जा ऑफ परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण, इनका जो अनुपात होता है क्या होता है? स्थिरांक होता है, ठीक है। और तुमको मैं बता चुका हूं कि स्थिरांक जो होता है, जब कोई कांस्टेंट लिया जाता है तो कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? कांस्टेंट लगाया जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। क्या बोलेंगे इसको? म्यू। और हिंदी में बोलेंगे इसको अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का मान हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है, जो तुम्हारी बुक में सारणी बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में अपवर्तनांक किस किस बात पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक का मान प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? घनत्व के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, ठीक है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है, सबसे अधिक म्यू जो होता है वो किसका होता है? डायमंड का होता है, हीरे का होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 2.42, ठीक है। और अपवर्तनांक सबसे अधिक तो होता है लाल कलर का, सॉरी लाल कलर का कम होता है, रेड कलर का कम होता है सबसे, और बैंगनी कलर जो होता है उसका सबसे अधिक होता है, ठीक है बेटा। तो लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी कलर का सबसे अधिक, और म्यू का मान सबसे ज्यादा हीरे के लिए होता है 2.42, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके होता है? म्यू के होता है, ठीक है ना। अब म्यू का मान जो निकालते हैं 1/2 बराबर V1 अपॉन V2 V2 अपॉन V1 होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं लूंगा, इतना ही बताऊंगा। बस ये याद रखना है तुमको, दोनों नियम याद रखने हैं, और किसके लिए सबसे अधिक होता है, किस में सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने 7 टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया। अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। अब जो 8वां पार्ट आएगा हमारा, उसके अंदर हम इसकी जो घटनाएं हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो घटनाएं हमारी डेली लाइफ में होती हैं, इंपॉर्टेंट है घटनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट 7 आप यही खत्म करते हैं अपन, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है तुमको, और वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। अपने दोस्तों तक, अपने जो फ्रेंड सर्किल है वहां तक अपनी वीडियो पहुंचानी है, ताकि थोड़ा बहुत मैं भी फेमस हूं और तुम भी उनकी हेल्प कर सको, ठीक है बेटा। तो एंजॉय करो, आराम से अपने मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।